गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 कवर किया था। इस वीडियो में हम यूनिट 2 कवर करने वाले हैं, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग। स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग क्या होता है वो समझते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करती हैं, टारगेट कस्टमर सिलेक्ट करती हैं और ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाती हैं जिससे सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। ठीक है, इसका कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ आपको। तो इसमें ये है कि स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग डेली सेलिंग या शॉर्ट टर्म प्रमोशंस के बारे में नहीं होता। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म प्रमोशंस के बारे में नहीं होता। ये फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस पर फोकस करता है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट इज़ कौन सा मार्केट एंटर करना है, सेकंड कौन से कस्टमर को सर्व करना है, थर्ड कैसे इफेक्टिवली कॉम्पीट करना है। ठीक है, ये कंपनी के गोल्स को मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कनेक्ट करता है। अब इसके कुछ कोर एलिमेंट्स हैं जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ फर्स्ट इज़ द मार्केट एनालिसिस। इसका फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि कंपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कस्टमर नीड्स और कॉम्पिटिटर्स का स्टडी करती है। ठीक है, कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, तभी हम उसका जो भी इन्वायरमेंट है वो अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक इन्वायरमेंट का पता ऐसे ही चल पाता है जब हम अपने ट्रेंड्स को फॉलो करें या फिर कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करें। ठीक है, अगर हम ट्रेंड्स और कॉम्पिटिटर्स को फॉलो नहीं करेंगे, उन्हें ध्यान में रखते हुए काम नहीं करेंगे तो आउटडेटेड भी हो सकता है। सेकेंड पार्ट जो है इसका, उसमें ये है कि इससे अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट का पता चलता है। अगर हम कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई कर लें कि उनका जो स्वॉट एनालिसिस होता है, अगर वो कर लें तो हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट हमें पता चल जाएगी। उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। देखो गाइज, अगर स्ट्रेंथ होगी तो हम उसे अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में काम कर सकते हैं उसका। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ के उसमें काम कर सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। एंड अगर हमें पता चल जाए कि हमारी कमजोरियाँ क्या है, हमारी वीकनेसेस, थ्रेट्स क्या हैं, तो हम उसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सेकंड वाला पॉइंट ये है टारगेट मार्केट सिलेक्शन। इसमें ये बताया है कि फर्स्ट इज़ द कंपनी स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप्स यानी सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करती हैं और इससे पूरा मार्केट टारगेट करने के बजाय फोकस इंप्रूव होता है। ठीक है, थर्ड इज़ द पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी। इसमें यह है कि कंपनी जो होती है वो डिसाइड करती है कि उसका प्रोडक्ट कस्टमर्स के माइंड में कैसे दिखे। एग्जाम्पल प्रीमियम, अफोर्डेबल, इनोवेटिव एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो गाइज, जो कस्टमर होते हैं ना, उनकी जो नीड्स एंड वांट्स होती हैं, मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि नीड्स एंड वांट्स जो होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही एक प्रोड्यूसर जो होता है वो प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए कि वो काम हमें ऐसा करना है कि जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो जाए उसकी तरफ। ठीक है, अफोर्डेबल हो। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टली चीज़ बना दी है एंड मार्केट में उसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम है एंड आपने उसको बहुत हाई रख दिया है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी गुडविल अगर है, कंपनी की अच्छी गुडविल है, तो आप कर भी सकते हैं, बट लेकिन अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो सेकंड वाले तो इसमें ये बताया है कि प्रीमियम वगैरह का ध्यान रखना होता है कि आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें। ठीक है, और नए नए आइडियाज़ लेके आएँ मार्केट में, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ मार्केट में आएँ। एंड फोर्थ यहाँ पे ये बताया है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में ये बताया है कि स्ट्रैटेजी मार्केटिंग एम्स टू क्रिएट अ यूनिक वैल्यू दैट कॉम्पिटिटर्स कैन नॉट ईजिली कॉपी। स्ट्रैटेजी मार्केटिंग का एम होता है कि यूनिक वैल्यू क्रिएट करे जो कॉम्पिटिटर्स इजीली कॉपी ना कर सके। अब देखो गाइज, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पेप्सी एंड कोका कोला का एग्जांपल दिया था। आप उससे समझ सकते हैं कि दोनों ही टेस्ट में तो सेम लगता है, बट ये है कि दोनों अपने अपने ब्रांड वैल्यू के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने वो एक दूसरे को कॉपी नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनका अलग अलग ब्रांड वैल्यू नेम है। और ये हो सकता है इसमें कि मतलब इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए कि प्राइस एडवांटेज, ठीक है, क्वालिटी, ब्रांड इमेज, इनोवेशन, ये 4 चीज़ें हो सकती हैं। एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग के? फर्स्ट इज़ द लॉन्ग टर्म फोकस प्लानिंग। लॉन्ग टर्म फोकस प्लानिंग यानी फ्यूचर प्लानिंग होना, कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच को यहाँ पे अपनाना, कॉन्टिन्यूस एनालिसिस और अडेप्टेशन करना। ठीक है, जब आप कॉन्टिन्यूसली अपने जो डेविएशन है उनको देखते हैं प्लानिंग करके, एंड देन लास्ट में जब हम आते हैं तो अपने डेविएशंस को फाइंड आउट करते हैं कि हमने गलती कहाँ करी, उसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, और बार बार ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है और जो भी ट्रेंड्स है उसको अडेप्ट करते हैं, बार बार अपनी गलतियों को सुधारना एंड ट्रेंड्स को अडेप्ट करना, यही एक मार्केट का सबसे बड़ा जो करेक्टरिस्टिक है वो है। ठीक है, फोर्थ वाले पॉइंट में क्या है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पर फोकस करना। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंस देखो गाइज, इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट इज दी प्रोवाइड्स क्लियर डायरेक्शन टू दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ये बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर डायरेक्शन देता है ये। सेकंड, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ होता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी का जो रिस्क होता है वो कम करता है, डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है और सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंश्योर करता है। ठीक है, अब इसमें सेकंड वाला जो पॉइंट है इसमें क्या बताया है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस एक सिस्टमैटिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम एनालाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं उससे और कंट्रोल करते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की
जानकारी के लिए, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हों और कस्टमर नीड सेटिस्फाई हो। अब देखो गाइस, कंपनी क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसका कुछ पर्पस होता है। या तो आप मार्केट में इसलिए उतरे हैं ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके, या तो आप मार्केट में इसलिए उतरे हैं ताकि आपकी ब्रांड वैल्यू के नाम से लोग अलग 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 लोग जाने आपकी कंपनी को, ठीक है। दो चीज़ हो सकती है यहाँ पे। अब इसमें आप जो आपने अगर 11th में, अगर जो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं वो तो रिलेट कर पा रहे होंगे। 11th में आपने बेस से ही आपने पढ़ा है बिजनेस स्टडीज़ में कि जो पोस्ट डीसी, जो एक शॉर्ट फॉर्म होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। ये पांचों चीज़ अगर जिसने पढ़ी है उसको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब इसका स्टेप 1 है, इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के, इसके प्रोसेस हैं। तो इसका स्टेप 1 क्या रहेगा? एनालाइजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अब ये समझते हैं ये क्या है। तो ये फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें कंपनी मार्केट को एनालाइज करके प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। अब इसमें एनालाइज क्या किया जाता है वो देखते हैं ज़रा। व्हाट इज एनालाइज्ड? फर्स्ट इज द कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। मैं बार बार यही कह रही हूँ स्टार्टिंग से कि कस्टमर की जो नीड्स है उसके हिसाब से ही आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर आप उनके डिमांड को बिना जाने ही आपने कर दिया मैन्युफैक्चर तो वो फिर आउटडेटेड हो जाता है, ठीक है। नोकिया का मैंने लास्ट वाली यूनिट में एग्जाम्पल दिया था, उसको ही आप देख लो। नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है इसमें वो बताता है कि मार्केट डिमांड और ट्रेंड्स, जो मैं आपको बार बार कहती हूँ, कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं उसको एनालाइज किया जाता है इसमें। अब कंपनी डेटा कलेक्ट करके समझती है कि कस्टमर्स चाहते क्या हैं, ठीक है, मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स हैं और डिमांड और सप्लाई के बीच गैप कहाँ पे है। ये स्टेप्स इंश्योर करते हैं कि डिसीजन एजम्पशन पर नहीं बल्कि डेटा पर डिपेंड होती है, ठीक है। इसमें जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, जो मैंने लास्ट वाला आपको बताया कि दिस स्टेप इंश्योर्स दैट डिसीजन आर डेटा ड्रिवन नॉट एजम्पशन बेस्ड, ठीक है। अब इसमें स्टेप 2 पे आ जाओ। स्टेप 2 में क्या बताया है कि सिलेक्टिंग टारगेट कस्टमर्स, ठीक है। सिलेक्टिंग टारगेट कस्टमर्स में क्या बताया है, ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि कौन से स्पेसिफिक कस्टमर्स को सर्व करेगी, ठीक है। प्रोसेस इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? फर्स्ट इज दी मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना, जैसे एज, इनकम, लाइफस्टाइल के बेसिस पर, ठीक है। अब देखो गाइज, सबका अलग अलग सिनारियो होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही जो प्रोडक्ट सबके लिए आप उस पर सबको सब पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एज पे भी डिपेंड करता है, लाइक किड्स के लिए अलग प्रोडक्ट बनेगा, एडल्ट के लिए अलग बनेगा, यंग यूथ के लिए अलग बनेगा, ठीक है। इनकम, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो कितना अफोर्ड कर पाएगी, रिच तो हर कोई रिच बैकग्राउंड तो हर कुछ अफोर्ड कर सकता है। लाइफस्टाइल आपको देखनी पड़ेगी, लाइफस्टाइल कैसी है, ठीक है। टारगेटिंग सेकंड पॉइंट है इसमें, ये बताता है कि सबसे सुटेबल और प्रॉफिटेबल सेगमेंट कौन सा है, उसको ये चूज करने में हेल्प करता है, ठीक है। सबको सेटिस्फाई करना तो पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए कंपनी एक स्पेसिफिक ग्रुप पर फोकस करती है। इसका इंपॉर्टेंस देखो जरा, इंपॉर्टेंस में क्या बताया है, इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ती है, इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होता है। जब आप ये सब चीज़ें एनालाइज करते हैं तो इससे फ़ायदा होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशनिंग मिलती है। स्टेप 3 में देखो क्या होता है, डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स। इसमें 4 पीस होते हैं। अब देखो ये क्या होता है ये समझते हैं। तो कंपनी मार्केटिंग टूल्स का कॉम्बिनेशन बनाती है ताकि टारगेट कस्टमर सेटिस्फाई हो सकें, ठीक है। इसमें 4 पीस जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसमें प्रोडक्ट की कंपनी जो है वो क्या ऑफर करेगी, ठीक है। कंपनी की क्वालिटी, फीचर्स, डिज़ाइन, ब्रांडिंग। फॉर एग्जांपल नाइकी का आप ले लो, नाइकी का लोगो आपके दिमाग में कैसे छपा हुआ है, आप आइज़ क्लोज करते हैं एंड आपको एक टिक मार्क दिखता है वाइट कलर का, ठीक है। तो वो क्या है, वो उन्होंने इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग वर्क किया है कि हर किसी के दिल में नाइकी बस गया है, ठीक है। उसके फीचर्स कितने अच्छे हैं, कितना कंफर्टेबल है वो शू, ठीक है। आप उसकी क्वालिटी देखो, हाँ प्राइस उसके बहुत मतलब प्राइस हैं उसके हाई, बट क्वालिटी भी अच्छी है उसकी। तो सेकेंडली प्राइस वाले पे आ जाओ, अभी जो मैं आपको बता रही थी कि कस्टमर कितना पे करेगा, अफोर्डेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का बैलेंस करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हाई रख देंगे प्राइसेस तो वो खरीदेंगे ही नहीं, फिर वो आपका सेल नहीं होगा। थर्ड इज दी प्लेस में क्या बताया कि प्रोडक्ट कैसे कस्टमर तक पहुंचता है, इंक्लूड इसमें क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन, अवेलेबिलिटी। अब देखो गाइज, दुबई है तो दुबई का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो वहाँ पे आप क्या कहते हैं उसको, वार्म क्लॉथ्स नहीं पहन सकते, ठीक है। जो एक होता है वेलवेट होता है वो नहीं आप पहन सकते क्योंकि वहाँ पे वार्म इन्वायरमेंट होता है। अब लेट से किसी ने वहाँ पे वेलवेट क्लॉथ्स का जो शॉप है वो वहाँ पे ओपनिंग किया उसका, ठीक है। और तो वो वहाँ पे ना सेल कम होगा क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा वार्म होता है। अब नेक्स्ट इज़ दी प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो प्रमोशन में क्या होता है, कस्टमर को इन्फॉर्म और परसुएड करने के मेथड्स होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो देखते हैं। एडवर्टाइजिंग हो गया, सेल प्रमोशन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है। ये सारे पीस को कोऑर्डिनेशन में काम करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर एक भी पीस में से मिसिंग हुआ तो आप फिर आपका डिसबैलेंस हो जाएगा मार्केट में। एंड देन आपका आता है
यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस देखो ज़रा, इंपॉर्टेंस क्या कह रहा है। फर्स्ट इज़ दी कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है इससे, एंड सेकंड इज़ मार्केट सक्सेस या फेलियर डिसाइड करता है, ठीक है। स्टेप 4 पे आओ ज़रा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्लान। इसका मतलब क्या है, स्ट्रैटेजीज को रियल एक्शंस में कन्वर्ट करना। अब कुछ गाइज देखो ऐसी थ्योरीज होती हैं जो सिर्फ थ्योरीज में अगर हम पढ़ते तो वो बहुत अच्छी लगती है कि हाँ इसका बेनिफिट है, बट प्रैक्टिकली आप उसको कैसे करके देखते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल जब करते हैं ना तो आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस फेस कर रहे होते हैं। तो इसमें एक्टिविटीज़ में क्या बताया, इसमें 4 पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ। हाँ, इसमें 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज द एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स लॉन्च करना, ठीक है। सेकंड, सेल्स टीम एक्टिवेट करना। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करना। एंड फोर्थ, डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। ये सब एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो आप करते हैं, थ्योरी टू प्रैक्टिकल, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है कि बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है अगर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ना हो, ठीक है। स्ट्रैटेजी तो आपने कर ली, अगर आपको उसको इंप्लीमेंट करने नहीं आ रहा है, लेट से आपने प्लानिंग बहुत अच्छी करी है लेकिन आपको उसको इंप्लीमेंट करने नहीं आ रहा है, तो आपका प्लानिंग करने का फायदा नहीं होगा ना फिर कुछ। एंड इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, फर्स्ट इज द स्ट्रैटेजीज इफेक्टिवली एग्जीक्यूट होती हैं इससे। सेकंड इज प्लानिंग और रिजल्ट्स के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करता है, ठीक है। स्टेप 5 इज द कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। इसमें स्टेप 5 में ये बताया है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को मॉनिटर और इवैल्यूएट करना होता है। इसमें एक्टिविटीज़ इसमें बताई हैं कि एक्चुअल रिजल्ट्स को प्लान करना और टारगेट से कंपेयर करना। लेट से आपने आज टारगेट किया कि मैं 10 यूनिट्स ब्रिक्स बनाऊंगी या बनाऊंगा, ठीक है, एंड आप वहाँ पे 8 बना पाए, ठीक है, तो डेविएशन कितने का हो गया, 2 का। तो आप उसको ये देखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट आपका ठीक नहीं है, ठीक है। तो उस डेविएशन को फाइंड आउट करना, उसको करेक्ट करना एंड फिर उसको दोबारा से इंप्लीमेंट करना, यही तो प्लानिंग है, यही तो मार्केटिंग है। सेकंड इज दी सेल्स परफॉर्मेंस एनालाइज करना, आपका कितने का सेल हुआ है, आपका कितने का डेविएशन है अगेन। एंड थर्ड इज दी कस्टमर फीडबैक लेना। लेट से आपने बहुत अच्छा, आपको लगा कि आपने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया है बट आपका सेल हो गया, ठीक है, एंड कस्टमर का फीडबैक आ रहा है कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो दैट इज़ द बैड इंप्रेशन। तो आप क्या करेंगे, फिर उसकी क्वालिटी को दोबारा से करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डेविएशन आइडेंटिफाई करना, फोर्थ वाले पॉइंट में जो मैंने आपको फर्स्ट वाले पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं है तो करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस देखो जरा। फर्स्ट इज दी मार्केटिंग, ठीक है। फर्स्ट इज दी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल मेंटेन होता है इससे, फ्यूचर प्लानिंग इंप्रूव होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सकता है इससे। अब ये तीनों पॉइंट जो है ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। मैं क्यों बार बार इस पर जोर दे रही हूँ, क्योंकि अगर एक भी इसमें से मिसिंग हुआ तो आपका जो मार्केटिंग है वो डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें गाइस प्रोसेस फ्लो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये देखो, एनालाइज करते हैं, टारगेट करते हैं। एनालाइज के बाद आप पहले आप मार्केट को एनालाइज कर लेंगे, देन आप टारगेट करेंगे कि आपको करना क्या है, देन आप डेवलपिंग मिक्स का यूज़ करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे एंड फिर कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जब आपका हो जाएगा तो दिस लीड्स टू सक्सेसफुल मार्केटिंग, ठीक है। एंड आपका अगर एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये बताया है कि इसकी डेफिनेशन में ये बताया है कि एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें कंपनी मार्केट में पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई और इवेलुएट करती हैं ताकि ग्रोथ और प्रॉफिट दोनों हो सके, ठीक है। इसका कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ये मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट या स्ट्रैटेजी लॉन्च करने से पहले कंपनी को समझना पड़ता है, ठीक है। आप क्या क्या समझेंगे, आप इसमें 3 पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं वो देखो ज़रा, क्या क्या आप समझेंगे कि फर्स्ट इज़ दी कस्टमर नीड, ठीक है। आप कस्टमर की नीड को समझेंगे, कस्टमर क्या चाहते हैं। सेकंड इज़ दी मार्केट में जो गैप्स हैं वो। थर्ड, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। मेन एम होता है प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज फाइंड करना और रिस्क को जितना हो सके अवॉइड करना, ठीक है। अब इसके स्टेप बाय स्टेप मैंने एनालिसिस यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, इसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट इज दी आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। अब मैं स्टार्टिंग से आपको यही कह रही हूँ, ये रिपीटिंग पॉइंट्स है जो आपको रट गया होगा अब तक, जिसने ध्यान से सुना होगा यूनिट 1 से उसको रट गया होगा ये नीड्स एंड वांट्स वाला पॉइंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है वो देखो ज़रा। इसमें ये बताया है कि कंपनी ये स्टडी करती है कि कस्टमर्स को एक्चुअली चाहिए क्या, ठीक है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अब देखो नीड्स का मतलब होता है बेसिक चीज़ें जैसे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ठीक है। एक होता है वांट, एक होता है नीड, एक होता है वांट। नीड का मतलब है कि आपकी बेसिक नीड्स, आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको अपनी बेसिक नीड्स चाहिए, ठीक है। वांट्स का मतलब होता है एक स्पेसिफिक डिज़ायर कि मुझे इस वाली ब्रांड का ये वाला फीचर चाहिए, ठीक है। लेट से मेरी नीड है कि मुझे मोबाइल चाहिए, ठीक है। मेरे घर में मोबाइल नहीं है, मुझे कोई स्मार्टफोन चाहिए, ठीक है। अब
मेरी नीड तो पूरी हो गई, मेरे घर में स्मार्टफोन आ गया, ठीक है। अब मेरी वांट क्या रहेगी कि मुझे आईफोन चाहिए। मुझे फ़ोन तो मिल गया, ठीक है, कंप्लीट, मेरी जो नीड है वो कंप्लीट हो गई, लेकिन मुझे मेरी वांट क्या आ गई यहाँ पे कि मुझे आईफोन चाहिए, ठीक है। तो वो मेरी स्पेसिफिक नीड होगी कि मुझे इस ब्रांड का ये वाला फीचर चाहिए। लेट्स से कि आईफोन में जो भी फीचर्स होते हैं वो मुझे चाहिए, ठीक है। वो वाला कैमरा, जो भी जितने भी मेगापिक्सल जो भी होता है, ठीक है, वो सब चाहिए मुझे। तो वांट्स का मतलब है कि लाइफस्टाइल और प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करती हैं। अब इंपॉर्टेंस इसकी देखो ज़रा, फर्स्ट इज़ दी अगर कस्टमर नीड्स समझ नहीं आई तो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। अब मैंने समझा कि कस्टमर को चाहिए फ्रूटी एंड मैंने सेल कर दिया माज़ा, तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा। एंड सेकंड इज़ दी सेकंड ये कहता है कि ये स्टेप इंश्योर करता है कि कंपनी कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करे, ठीक है। अब इसमें सेकंड वाला जो पॉइंट है वो ये कहता है एनालाइजिंग मार्केट डिमांड। इसमें ये बताया जा रहा है कि कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड को इवैल्यूएट करती हैं। अब ये स्टडी जो होता है उसमें क्या क्या स्टडी होती है? फर्स्ट करंट डिमांड, सेकंड फ्यूचर डिमांड ट्रेंड्स, थर्ड इज द सीजनल चेंजेस। अब देखो, करंट डिमांड यानी कि जो आज चल रही है, जो अभी चल रही है, ठीक है। फ्यूचर डिमांड यानी कि जो आने वाली है, जिसका अभी हमने सोचा नहीं है बट सोचा जा सकता है, ठीक है। थर्ड इज द सीजनल, यानी समर में, विंटर में, ऑटम में, ठीक है, ये सब। एंड इसकी इंपॉर्टेंस देखो ज़रा, डिसाइड करने में ये हेल्प करता है कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉफिटेबल है या नहीं। सेकंड, ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन से बचाता है ये। अब थर्ड वाला जो पॉइंट है कि स्टडिंग मार्केट ट्रेंड्स, इसमें क्या बताया है? इसमें ये बताया है टाइम के साथ चेंजेस ऑब्जर्व करती हैं, जैसे कस्टमर बिहेवियर और टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखो ज़रा, इसमें 3 एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। फर्स्ट कि डिजिटल शिफ्ट होना, ठीक है। सेकंड, हेल्थ कॉन्शियस लाइफस्टाइल जो होती है। थर्ड, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस देखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंस में ये लिखा है कि हेल्प्स कंपनी स्टे रेलिवेंट एंड कॉम्पिटिटिव, ठीक है। कंपनीज को रेलिवेंट और कॉम्पिटिटिव बनाए रखता है ये। एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ जल्दी आइडेंटिफाई होती हैं इससे। ये मैंने सेकंड वाले पॉइंट में मेंशन किया है, ठीक है। अब कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो होता है उसकी बात हम करते हैं। उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो इसमें ये बताता है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस में ये बताता है कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करती है इसमें। और इसमें 3 चीज़ों की स्टडी करती है कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रैटेजीज़, उनकी मार्केट पोजीशन, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मार्केट गैप्स फाइंड करने में हेल्प करता है ये। अब इससे होता क्या है? देखो गाइस, इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि इससे होता क्या है, ठीक है। जो भी हम ये काम कर रहे हैं, जो भी हम ये पढ़ रहे हैं, इससे क्या क्या होता है वो अब देखो। जिसने डेफिनेशन पढ़ी है कि कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करती है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? हम स्टडी करने से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, ठीक है। क्यों हम कर रहे हैं, कैसे फ़ायदा मिलेगा? तो फ़ायदा ये होगा कि मार्केट गैप्स फाइंड करने में हेल्प करेगा ये, और बेटर जो स्ट्रैटेजीज़ है उसे बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसका 5th वाला पॉइंट जो है इन्वायरमेंटल एनालिसिस, उसमें ये बताया है कि जो कंपनी होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स एनालाइज करती है, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, जैसे कहीं वॉर अभी हाल ही में अभी वॉर चल रही है, यूएस, इज़राइल एंड ईरान, ठीक है। तो ये एक तरह का इकोनॉमिक कंडीशन में ही आ जाएगा। सोशल चेंजेस की, सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में कुछ नया, कुछ इनोवेटिव आया है कि नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस करे हैं। जैसे अभी सिलेंडर के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, गवर्नमेंट ने ये चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो उसको एनालाइज करना ज़रूरी होता है इसमें। एनवायरमेंटल एनालिसिस में हम यही करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों एनालाइज कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? क्योंकि इससे अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आइडेंटिफाई होते हैं कि हम किस किस चीज़ों पे काम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए खतरा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इससे बेटर होती है। 6th यहाँ पे पॉइंट है आइडेंटिफाइंग मार्केट गैप्स, ठीक है। अब इसमें ये बताया है, आइडेंटिफाइंग मार्केट गैप्स में ये बताया है कि मार्केट गैप तब होता है जब कस्टमर नीड्स प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कि वो चाह कुछ रहे हैं और हम बना कुछ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन के चांसेस उसमें होते हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है इससे। 7th वाला जो पॉइंट है इवैल्यूएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, इसमें ये बताया है कि हर अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं होती, इसीलिए कंपनी इवैल्यूएट करती है बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क लेवल, कंपनी रिसोर्सेज, मार्केट साइज, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अब हम क्यों इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्यों कंपनी कह रही है कि अच्छी नहीं होती हर अपॉर्चुनिटी? कई बार ना जो अपॉर्चुनिटी हम देख रहे होते हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती है। जो भी हम थ्योरी
थ्योरी हम पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें हम प्लानिंग तो करते हैं बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस देखो, ये इंश्योर करता है कि कंपनी बेस्ट और फिजिबल अपॉर्चुनिटी चूज़ करे। ठीक है, अब इसके जो टूल्स हैं, जो टूल्स यूज़ होते हैं अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में, मैंने आपको सबसे ऊपर ही बताया था जब हम यूनिट 2 का स्टार्ट कर रहे थे, तो इसमें उसमें मैंने आपको बताया था कि स्वॉट एनालिसिस होता है, जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हम पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन समझने में हेल्प करता है। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट मार्केट रिसर्च, इसमें सर्वेज, इंटरव्यूज़ के थ्रू डेटा कलेक्ट करना होता है और एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखो, एनालिसिस मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ का, फर्स्ट इज़ दी डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, ये बिजनेस रिस्क को रिड्यूस करता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इससे, कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंप्रूव होता है, कस्टमर जो होता है उसका सेटिस्फैक्शन इंश्योर होता है। ठीक है, सिलेक्टिंग टारगेट कस्टमर्स, ये वाला जो पॉइंट है ये भी पढ़ लेना थोड़ा, ये थोड़ा सा है, टिपिकल है। तो इसमें ये बताया है कि सिलेक्टिंग टारगेट कस्टमर का मतलब है कि स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप को आइडेंटिफाई और चूज़ करना, जिनको कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर करेगी। ठीक है, मतलब मोटा मोटी तुम ये समझ लो, मतलब ऊपर ऊपर से, कि कंपनी पूरे मार्केट को सर्व नहीं कर सकती, इसलिए एक पर्टिकुलर ग्रुप पर फोकस करती है। ठीक है, अब इसमें ये बताया है कि इनका मेन फोकस जो होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी का होता है। करना, इससे होता क्या है कि कस्टमर नीड्स बेटर समझ आती हैं, सूटेबल प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, मेन एम इनका यही होता है, प्रॉफिटेबल और सूटेबल कस्टमर पर फोकस करना। इसके स्टेप्स भी होते हैं, फर्स्ट इज़ द मार्केट सेगमेंटेशन, मैं ऊपर से ही आपको बताती आ रही हूँ, एज, इनकम, जेंडर एंड लाइफस्टाइल, तो मुझे नहीं लगता ये बताने की ज़रूरत है। इसमें मार्केट सेगमेंटेशन में जो स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं उसमें डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द कॉमन करेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 4 यहाँ पे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया अभी, तो इन चीज़ों पे फोकस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्केट एनालिसिस में हेल्प करता है। अब एज, जेंडर और लाइफस्टाइल के बेसिस पे अगर आप नहीं करेंगे तो आप अफोर्डेबल चीज़ें नहीं बना पाएंगे और क्वालिटी का आप ध्यान नहीं रख पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है कि कस्टमर जो होती है उसका काम या प्रोफेशन। ठीक है, इसमें इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्यों ये समझने की ज़रूरत है कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं, क्या प्रोफेशन है उनका, क्योंकि इससे डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स को क्लियरली समझने में मदद मिलती है। ठीक है, मार्केटिंग एफर्ट्स को ज़्यादा फोकस्ड और इफेक्टिव बनाता है ये। सेकंड यहाँ पे पॉइंट बताया है इवैल्यूएटिंग मार्केट सेगमेंट्स, कि सेगमेंटेशन के बाद कंपनी हर सेगमेंट को इवैल्यूएट करती है बेस्ड ऑन द सेगमेंट का साइज एंड ग्रोथ पोटेंशियल, प्रॉफिटेबिलिटी, कंपटीशन का लेवल। ठीक है, ये 4 चीज़ यहाँ पे ज़रूरी होती है देखना। एंड इसमें ये बताता है कि ये हेल्प करता है कि बेस्ट और बेनिफिशियल सेगमेंट्स सिलेक्ट करते हैं कैसे। ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे पॉइंट सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट, ये ऊपर वाले से रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंट है नहीं, बस इसमें जो टाइप्स हैं वो थोड़ा ऐड हो जाता है। ठीक है, अब इसमें ये बताया है कि कंपनी एक या मल्टीपल सेगमेंट्स चूज़ करते हैं जिनको सर्व करेगी। ठीक है, ये डिसाइड करती है कि कहाँ वो बेस्ट प्लेटफॉर्म कर सकती हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकती हैं। ठीक है, टाइप्स इसमें क्या क्या है, फर्स्ट इज़ द अंडर डिफरेंशिएटेड, यानी मास मार्केटिंग, सबको टारगेट करना। ठीक है, सेकेंड इज़ द डिफरेंशिएटेड में, यानी मल्टीपल सेगमेंट्स टारगेट करना। थर्ड इज़ द कंसनट्रेटेड, यानी सिर्फ एक ही सेगमेंट पर फोकस होता है इसमें। इसका जो इंपॉर्टेंस होता है इसमें ये बताते हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव कैसे होता है, रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज़ कैसे होता है। ठीक है, फोर्थ वाले पॉइंट में इसमें बताया है कि पोजीशनिंग द प्रोडक्ट। इसमें पोजीशनिंग में क्या होता है कि कंपनी डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट कस्टमर्स के माइंड में कैसे दिखे, ये कॉम्पिटिटर से अलग एक यूनिक इमेज बनाता है, वो जो मैंने आपको नाइकी का एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब इससे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड होता है, इससे टारगेट कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, अफेक्टिंग टारगेट कस्टमर सिलेक्शन, कंज्यूमर सिलेक्शन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें 5 चीज़ें आती हैं कि प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। ठीक है, कंपनी के रिसोर्सेज क्या हैं, मार्केट कंपटीशन कैसा है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है और मार्केट की डिमांड क्या है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंस इसकी देखो, सिलेक्टिंग टारगेट कस्टमर्स। ठीक है, इसमें 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, इसमें इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे हमें ये समझ आता है कि कस्टमर नीड्स को बेटर समझने में हेल्प मिलती है और मार्केटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी बढ़ाता है ये, और सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है इससे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है इससे। ठीक है,
ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना कि आप एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं शॉर्ट में, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो ठीक है, मैं इसकी ट्रिक्स बता दूंगी। अगर आपको ट्रिक्स चाहिए तो फिर आप कमेंट करिएगा। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो राइट ऑडियंस चूज़ करने से मार्केटिंग ज़्यादा इफेक्टिव और प्रॉफिटेबल हो जाती है। ठीक है, डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स में बताया है कि जो, ये मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ यहाँ पे, हाँ, डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स में ये बताया है कि मार्केटिंग टूल्स का कॉम्बिनेशन डिज़ाइन करना जिससे कंपनी कस्टमर नीड्स सेटिस्फाई करे और अपने गोल्स अचीव करे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो टारगेट कस्टमर्स सिलेक्ट करने के बाद कंपनी डिसाइड करती है कि उनको कैसे सर्व करें। ठीक है, 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, वही जो 4 P's मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, इसका मेन एम होता है राइट कॉम्बिनेशन बनाना और उसकी वैल्यू को डिलीवर करना और कॉम्पिटिशन को बीट करना है। ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, जो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट वाला जो 4 P's मैं आपको बताया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ इसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट इज़ दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ये बताते हैं, प्रोडक्ट में वो सब होता है जो कंपनी कस्टमर को ऑफर करती है, जैसे कि क्वालिटी, डिज़ाइन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, वैरायटी। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसकी ये रहती है कि गुड्स प्रोडक्ट मार्केटिंग सक्सेस का बेस होता है। अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो बाकी सब फेल हो जाएगा। ठीक है, प्राइस देखो, प्राइस में क्या होता है, प्राइस का मतलब होता है कि वो अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो कस्टमर प्रोडक्ट के लिए पे करता है। ये डिपेंड करता है कि कॉस्ट, कंपटीशन, मार्केट में जो डिमांड है वो, और परसेप्शन क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसका क्या है, डिमांड, फर्स्ट इज द डिमांड, सेल्स और प्रॉफिट। ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट होता है इससे। सेकंड, प्राइस को बैलेंस करना ज़रूरी है, अफोर्डेबल और प्रॉफिटेबल दोनों होना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, प्लेस वाले पॉइंट पे आओ ज़रा। प्लेस वाले पॉइंट में क्या बताया है कि प्लेस का मतलब है प्रोडक्ट कैसे कस्टमर्स तक पहुँचता है, इंक्लूड्स लोकेशन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सप्लाई चेन। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस होता है कि प्रोडक्ट सही जगह और सही टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, कन्वीनियंस इससे बढ़ता है और सेल्स भी इंक्रीज होती है। प्रमोशन वाले पॉइंट पे देखो, प्रमोशन क्या कहता है, प्रमोशन ये कहता है कि सब एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करे जो कस्टमर को इन्फॉर्म और अट्रैक्ट करती है, इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस ये होता है, इससे अवेयरनेस क्रिएट कर होती है और बाइंग डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है, ब्रांड इमेज जो बिल्ड है वो बढ़ता है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या है मार्केटिंग मिक्स के, फर्स्ट, कंट्रोलेबल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। सेकंड, फ्लेक्सिबल होता है, चेंज हो सकता है। थर्ड, सारे एलिमेंट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। फोर्थ, कस्टमर ओरिएंटेड होता है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स में 5 पॉइंट यहाँ पे बताए हैं कि प्रोडक्ट का नेचर, टारगेट मार्केट, कंपटीशन लेवल, कंपनी रिसोर्सेज और मार्केट का एनवायरनमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस क्यों होता है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसकी बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है जो कस्टमर के जो नीड्स एंड वांट्स होते हैं उसको फुलफिल करने में। ठीक है, सेकंड, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है इससे, कॉम्पिटिटिव पोजीशन स्ट्रांग होती है, सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ओवरऑल मार्केटिंग सक्सेस मिलता है। सिंपल लाइन में अगर मैं बोलूँ तो राइट प्रोडक्ट अगर हो और राइट प्राइस हो और राइट प्लेस हो और साथ में राइट प्रमोशन हो तो सक्सेस हो सकती है मार्केट में। ठीक है, अब एनालिसिस ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट इन मार्केटिंग। ठीक है, इसमें ये बताया है कि मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट का एनालिसिस कैसे होता है। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को स्टडी करना जो कंपनी के मार्केटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कंपनी अकेली तो काम करती नहीं है, उस पर बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं वो उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब इसका जो मेन एम है वो क्या है वो देखते हैं। अब इसका पहले तो मैक्रो और माइक्रो का मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। मैक्रो इन्वायरमेंट होता है जो बड़े और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब है जो क्लोज और डायरेक्ट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मेन एम इनका होता है अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट को आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट, मैक्रो इन्वायरमेंट को समझते हैं अच्छे से। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, मैक्रो एनवायरनमेंट जो होता है इसमें बड़े एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेस होती हैं जो कंपनी के बाहर कंपनी कंट्रोल के बाहर होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि फर्स्ट इज़ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें इनकम लेवल, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे फैक्टर्स होते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर की परचेजिंग पावर और डिमांड को ये इफेक्ट करता है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे पॉइंट है सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। इसमें ये बताता है कि जो जो यहाँ पे वैल्यूज़ होती है, बिलीव्स होता है, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, पॉपुलेशन ट्रेंड्स होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कस्टमर बिहेवियर और प्रेफरेंसेस समझने में हेल्प करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में अगर हम पढ़ाई करें तो इसमें ये बताता है कि न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिजिटल डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, मतलब
इम्पॉर्टेंस इसकी इसलिए इतनी है क्योंकि प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे करना है और कॉम्पिटिटिव रहने में कैसे हेल्प करता है, यही इसी में बताया जाता है आपको, ठीक है। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़, लॉज, ठीक है, जितने भी लॉज होते हैं वो बताया जाएगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, यानी कंपनी को लीगल लिमिट के अंदर काम करना पड़ता है इसमें, और रिस्क को अवॉइड करना पड़ता है, ठीक है। अब ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसको ही ध्यान में रखते हुए जो एनालिसिस होते हैं वो करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसका फिफ्थ वाले पॉइंट की बात करूँ, दैट इज़ द नेचुरल इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, नेचुरली चीज़ें जो होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, क्लाइमेट हो गया, इन्वायरमेंटल कंसर्न हो गया, ये सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है ये, क्योंकि और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। आज के टाइम पे इको फ्रेंडली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड वाले पॉइंट में अब तो मैंने तो आपको मैक्रो बता दिया, मैक्रो क्या होता है। अब माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, उसका एनालिसिस कैसे होता है, ठीक है। तो ये समझते हैं पहले हम। माइक्रो इन्वायरमेंट उन फैक्टर्स को कहते हैं जो कंपनी के क्लोज होते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली उसकी कस्टमर सर्व करने की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब इसके फैक्टर्स होते हैं कुछ, जैसे ऊपर में मैंने मैक्रो के आपको बताए, उसके भी फैक्टर्स थे, अब इसके भी फैक्टर्स हैं। पहला इसका फैक्टर है कस्टमर्स, कि कस्टमर्स सबसे इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वही डिमांड क्रिएट करते हैं। अब डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो आप बनाएंगे क्या, बेचेंगे क्या, ठीक है, प्रॉफिट किससे कमाएंगे, तो डिमांड बहुत ज़रूरी है। अब सेकंड, अब इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं कस्टमर का कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। गाइस ये तो मेरे को बताने की बात ही नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कस्टमर नीड समझने से बेटर प्रोडक्ट्स और सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट इसमें है कि कॉम्पिटिटर्स का रोल क्या है। कॉम्पिटिटर्स वो कंपनीज होती हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर करती हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंस में ये बताया है कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस से बेटर स्ट्रैटेजीज बनाने और एडवांटेज लेने में हेल्प मिलती है इससे, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे सप्लायर का दिया है कि सप्लायर क्या होता है। सप्लायर वो होता है जो रॉ मटेरियल वगैरह, जो रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो, ठीक है। और इम्पॉर्टेंस इसमें ये रहेगी कि रिलायबल सप्लायर से प्रोडक्शन स्मूथ होता है और क्वालिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज़ इंटरमीडियरीज। इसमें इंटरमीडियरीज का क्या रोल रहता है, वो होलसेलर्स और रिटेलर्स जो प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुँचाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और रीच इंप्रूव होती है इससे। इसका ये मतलब था। फिफ्थ पॉइंट इज पब्लिक्स। पब्लिक्स में क्या होता है, पब्लिक्स में मीडिया, इन्वेस्टर्स, सोसाइटी जैसे ग्रुप्स आते हैं जो कंपनीज की इमेज को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, पॉजिटिव इमेज से ट्रस्ट और रेपुटेशन भी बिल्ड हो जाता है, ठीक है। अब डिफरेंस अगर करें दोनों में, मैक्रो और माइक्रो में, तो जो मैक्रो होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, अनकंट्रोलेबल है एंड सब बिजनेसेस को अफेक्ट करता है। माइक्रो क्या होता है, थोड़ा क्लोज होता है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है और पार्शली कंट्रोलेबल होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसकी ये रहेगी इन्वायरमेंटल एनालिसिस की, कि फर्स्ट इसकी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आइडेंटिफाई होती हैं, इससे इंप्रूव होती है स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग, प्लानिंग को इंप्रूव करता है, बिजनेस रिस्क कम होता है, मार्केट चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में हेल्प मिलती है और डिसीजन मेकिंग भी बेटर होती है इससे। अगर सिंपल लाइन में समझे कि इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है, तो इससे कंपनी एक्सटर्नल फैक्टर समझकर लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकती हैं, ठीक है। रिसर्च एज एन एड टू मार्केटिंग, ये वाला जो पॉइंट है ये समझो ये क्या होता है। अब इसमें जो मार्केटिंग रिसर्च होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेटा कलेक्ट, एनालाइज और इंटरप्रेट किया जाता है ताकि बेटर मार्केटिंग डिसीजन लिया जा सके, ठीक है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मार्केटिंग डिसीजन गैस वर्क पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च से रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती है जो अनसर्टेनिटी कम करती है, ठीक है। इसका मेन एम क्या होता है, एक्यूरेट डेटा के थ्रू डिसीजन मेकिंग सपोर्ट करना, ठीक है। अब हाउ मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स मार्केटिंग, ठीक है। इससे होता क्या है, मार्केटिंग रिसर्च से कैसे हेल्प मिलती है। फर्स्ट इज कस्टमर नीड्स, वही जो स्टार्टिंग से मैं बोलती आ रही हूँ कि रिसर्च से आपको तो अब रट गया होगा कि रिसर्च से कस्टमर की प्रेफरेंसेस और बाइंग बिहेवियर समझ में आता है कि क्या है, ठीक है। प्रोडक्ट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बनते हैं, सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट मार्केट एनालिसिस, इसमें क्या बताता है कि मार्केट साइज क्या है, डिमांड क्या है, ग्रोथ और ट्रेंड्स जो हैं उसकी स्टडी, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने और प्लानिंग में हेल्प करता है ये। एंड थर्ड वाला इज़ कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो प्रोडक्ट फीचर्स होते हैं, क्वालिटी होती है, डिज़ाइन होता है, उस पर फीडबैक मिलता है और इससे क्या होता है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने या एग्जिस्टिंग इंप्रूव करने में हेल्प होती है। फोर्थ इज़ प्राइसिंग डिसीजन। इसमें क्या होता है, कस्टमर कितना पे करेगा और कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं, वो इसमें आता है। एंड इसमें इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि राइट प्राइस जो होता है वो सेट करने में हेल्प होता है, यानी कि अफोर्डेबिलिटी प्लस जो प्रॉफिट होता है
वो भी, ठीक है। फिफ्थ वाले पॉइंट में क्या बताया है, प्रमोशन डिसीजन। इसमें ये होता है कि बेस्ट प्रमोशनल मेथड्स और मीडिया चैनल्स आइडेंटिफाई होते हैं इसमें, और बेटर कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग इम्पैक्ट करती है। और सिक्स्थ वाले पॉइंट में ये बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो डिसीजन होता है इसमें क्या होता है, बेस्ट चैनल्स चूज़ करने में हेल्प होती है इससे, और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और कन्वीनियंस इंप्रूव होती है, ठीक है। सेवन्थ वाला पॉइंट ये कहता है कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे होता है, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेसेस का डेटा मिलता है इससे, बेटर स्ट्रैटेजी बनाने और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में हेल्प मिलती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कि मार्केटिंग रिसर्च के क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों हम कर रहे हैं, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलता है। अगेन आप हर जगह डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट लिख के आ सकते हैं कि सब में डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट जो है वो मतलब आपको अब रट गया है तो आप लिख के आ सकते हैं हर चीज़ में। एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ये वाला पॉइंट भी लिख के आ सकते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई होती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, ये वाला पॉइंट भी आप लिख के आ सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन वाला। एंड प्लानिंग और कंट्रोल बेटर होता है, ये भी लिख के आ सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, इसमें ये बताया है कि कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, जो जल्दी आउटडेटेड हो सकता है डेटा इसमें, और रिजल्ट डेटा की एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे रिजल्ट्स होता है उसकी डेटा की एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा सब कुछ। स्किल्ड प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है यहाँ पे।